हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई। ऑप्शन ए है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ऑप्शन बी है ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी है ट्रांजेक्शन इन गोल्ड एंड ऑप्शन डी है लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और हमेशा की तरह आपने सभी क्वेश्चन को क्विज की तरह लगाना है और आपने मुझे लास्ट में बताना जरूर है कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, इसको हम दो केस में समझते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही थी वही चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती है। तो यहाँ करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। अब पैसे का फ्लो जब ज़्यादा होता है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जीसैक को इशू करती है। और जिस भी बंदे के पास पैसा ज़्यादा है, मान लो कि यहाँ पर रमेश के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी कि रमेश को हम जीसैक दे देते हैं और इससे पैसा ले लेते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो रमेश के पास फालतू का पैसा है वो गवर्नमेंट यहाँ पर ले लेगी और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब एक स्टेबिलिटी आ पाएगी। और जब स्टेबिलिटी आ पाएगी तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन हुआ था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन्फ्लेशन के केस में क्या करा जाता है, बेचा जाता है। और यहाँ पर डिफ्लेशन का केस समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे समझ लो कि कोविड-19 में बहुत सारी कंपनी बंद होने की कगार पर थी, डेप्थ बढ़ गया था। तो यहाँ पर इन कंपनीज ने अगर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली होगी तो इन्होंने गवर्नमेंट से या आरबीआई से रिक्वेस्ट करा कि आप हमसे जीसैक परचेज कर लो और हमारा पैसा हमें वापस दे दो। तो इस केस में हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जब मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है तो गवर्नमेंट वापस से परचेज कर लेती है जीसैक को, जो उन्होंने दी होती है। ठीक है जी। अब ये दो केस में हम समझ लेते हैं, एक होता है कूपन बॉन्ड, एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। थोड़ा सा इसको भी हम फटाफट समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब कूपन बॉन्ड क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जीसैक इशू करा था ये 100 रुपीज़ का था, तो गवर्नमेंट इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले ही दे देती है, मतलब डिस्काउंट रेट पर इसको सेल कर देती है 80 रुपये की। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर रमेश को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी 100 रुपीज़ की, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपीज़, लेकिन इससे लिए कितने 80 रुपीज़, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट रेट पर सेल कर दी। ये तो क्या हो गया, कूपन बॉन्ड का, सॉरी जीरो कूपन बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। कूपन बॉन्ड क्या होता है, जैसे हम आज की डेट में एफडी करवाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको क्वार्टरली ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सही कंसेप्ट है। अब जीसैक की जो मिनिमम लिमिट है वो 1 ईयर की होती है और मैक्सिमम 30 ईयर की होती है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि 30 साल का जो इंटरेस्ट रेट है जो बाद में लेंगे, इसको हम हर साल लेते रहे, इसको क्या कहा जाता है, कूपन बॉन्ड। जैसे हम बचपन में कूपन लेकर आते थे और इकट्ठे करते थे, ऐसे ही हर साल आप कूपन लेकर जाओगे, उसका इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा जो भी आपने जीसैक परचेज करी होगी इंटरेस्ट रेट के आधार पर। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेज एंड मीन एडवांसेस। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अगर आप द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो आपने डेफिनेटली देखा होगा वेज एंड मीन एडवांसेस। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रीज गेटिंग टेम्परेरी लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है फार्मर्स गेटिंग लोन फ्रॉम नबार्ड, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट गेटिंग टेम्परेरी लोन फ्रॉम आरबीआई एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट गेटिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होता है, जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, जब वो 1 साल से कम की ड्यूरेशन में आरबीआई से लोन ले, टेम्परेरी लोन ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेज एंड मीन एडवांसेस। इसकी लिमिट आपने याद रखनी है, 1 साल से कम होगी, 364 दिन आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एसेट वर्थ नॉट लेस देन। ऑप्शन ए है 115 करोड़, ऑप्शन बी है 85 करोड़, ऑप्शन सी है 200 करोड़ एंड ऑप्शन डी है 210 करोड़। मतलब अगर हमें नोट छापने हैं तो हमें मिनिमम रिजर्व कितना रखना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आता होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी ही 200 करोड़। देखिए, अगर हमें करेंसी को छापना है, अब हम में से कई लोग कह देते हैं ना कि देखो आरबीआई के हाथ में करेंसी को छापना, तो आरबीआई क्यों नहीं छाप देता और हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए। अगर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में गुड है, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और जब मान लो कि एक शूज़ आपको 1000 का मिलता था और आप सबके पास 15-15 लाख रुपए आ जाए, तो यही शूज़ के प्राइस आपको 10,000 के देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो लिमिटेड हो रही है। अब ऐसे ही आरबीआई पैसे नहीं छाप सकता, एक लिमिट होती है, एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 200 करोड़ का रिजर्व, मतलब एक स्टैंडर्ड है ये 200 करोड़ का जो रिजर्व हम रख रहे हैं। इसमें 115 करोड़ का क्या होता है, गोल्ड होता है, और 85 करोड़ का फॉरेक्स
या फॉरेक्स करेंसी होती है, या फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेक्स भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं फॉरेक्स की जगह। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स आवर डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। अब देखिए ओलिगोपोली क्या होता है, जहाँ पर हमें बहुत कम सेलर देखने को मिले और सेम सा ही प्रोडक्ट ये बेच रहे हों। तो एक बार हम इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल हमारा सही है। ऑप्शन ए है द सिगरेट इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है द बार्बर शॉप, ऑप्शन सी है गैसोलीन स्टेशन एंड ऑप्शन डी है वीट फार्मर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओलिगोपोली मतलब सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं और मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बहुत कम है। कंपटीशन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग बेसिस पर हमें देखने को मिल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिगरेट। अब देखो आप सिगरेट की कितनी कंपनीज हैं, बहुत कम है और एक जैसा ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसकी जो अगर हम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग लेवल देखें उसके बिहाफ पर हर सिगरेट की कंपनी का रेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। ऑप्शन ए है मैनी बायर्स बट वन सेलर, ऑप्शन बी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन डी है होमोजीनियस प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह का आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इम्परफेक्ट कंपटीशन, और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इज अ की एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मान लो कि आपने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। अब जो रेस्टोरेंट है, मान लो यहाँ पर 3 रेस्टोरेंट हैं और जो भी यहाँ पर कंज्यूमर आएंगे वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जाएंगे, या यहाँ पर अगर उनको क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा मिल रहा होगा तो अब क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस भी अच्छा होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेलर्स भी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसके प्राइस भी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 6 विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजिस ट्री सिस्टम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑप्शन बी है मार्केट फोर्स आर हाईली रेगुलेटेड, ऑप्शन सी है इट इज़ सोशलिस्ट सिस्टम एंड ऑप्शन डी है मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है, होपफुली मैं यहाँ पर इसको सही से बोल पा रहा हूँ, लेसेस फेयर। अब इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर हो, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और या ऐसे भी समझ सकते हो, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग मार्केट फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स्ड सेविंग रेफर्स टू। देखिए ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है रिडक्शन ऑफ कंजप्शन कॉन्सिक्वेंट टू अ राइज इन प्राइस, ऑप्शन बी है टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड वेल्थ, ऑप्शन सी है कंपल्सरी डिपॉजिट इम्पोज्ड ऑन इनकम टैक्स पेयर एंड ऑप्शन डी है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़। देखिए यहाँ पर फोर्स सेविंग का क्या मतलब है कि हम अपनी सेविंग क्यों कर पाते हैं। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर अपना थिंक टैंक डेवलप करें तब भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रिडक्शन ऑफ कंजप्शन कॉन्सिक्वेंट टू अ राइज इन प्राइस। कई जगह इसका जो सही आंसर है वो डी दे रखा है, लेकिन वो गलत है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है वॉकिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी है रनिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है हाइपर इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब गैलोपिंग का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर आपका वोकैब अच्छा है तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट, दौड़ने वाला। तो यहाँ पर वॉकिंग तो नहीं होगा, रनिंग हो सकता है, हाइपर हो सकता है। तो इन दोनों में से आपका कौन सा सही होगा, हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना। तो यहाँ पर गैलोपिंग है जो बहुत ही रैपिडली एकदम से बढ़ जाती है, जिसको हम कंट्रोल करना ऐसे समझ लो असंभव टास्क समझते हैं। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, एक तरह की हाइपर इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन राइज हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। ऑप्शन ए है डेबिटर्स, ऑप्शन बी है क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी है बिजनेस क्लास, ऑप्शन डी है होल्डर्स ऑफ रियल एस्टेट या रियल एसेट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जब मैं आपको समझा रहा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर आपने वहाँ पर सही से सुना होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं
जब इन्फ्लेशन राइज हो जाता है तो कौन सा ग्रुप सफ़र करता है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है करेंसी की। जो पहले 10 रुपये की चीज़ मिल रही थी वो अब 100 की मिलेगी। समटाइम्स तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि 1000 की हमें चीज़ मिलती है। जैसे जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था, अब 90% के आसपास। वेनेजुला में राइज हुआ था, तो वहाँ करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा लॉस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय, और ऑप्शन है यहाँ पर स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन, ऑप्शन बी है डिफ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑप्शन डी है इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं फिर आपको बोलूँगा द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मिंट पढ़ते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो या फिर द हिंदू पढ़ते हो, और अगर जो भी आपको अच्छा लगे, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर ये जो टर्म्स हैं वो हमें डेली बेसिस पर देखने को मिलती हैं। तो होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर आप एक एड ऑन कर सकते हो, जब जीडीपी बहुत ही स्लोली इंक्रीज करे। देखिए आज की डेट में हमारे देश की कंडीशन क्या है? इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, हालांकि अब तो खैर कम होने लग गए हैं, बट फिर भी एक हद तक बढ़ रहे हैं। और जो पेट्रोल है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। और जीडीपी इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। खैर कोविड के बाद तो किसी भी देश की इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम सिचुएशन देखें आज की, तो हमारे देश की सिचुएशन भी स्टैगफ्लेशन जैसी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो एक बार देख लेते हैं ईयर्स कौन कौन से हैं। 1948 ऑप्शन में, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट इनकम कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नेम आपको याद रखने हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस, और यहाँ पर जो 2 पर्सन थे जो इस कमेटी के मेंबर थे, वो भी आपने याद रखने हैं, DR गाडगिल एंड डॉक्टर VKRV राव। फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करी गई थी नेशनल इनकम ऑन साइंटिफिक बेसिस। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक फॉर ऑल, वहाँ पर सभी के सभी सेशंस देख सकते हो अगर इनकेस आपको इकोनॉमिक्स में डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। ऑप्शन ए है VKRV राव, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है RC दत्त एंड ऑप्शन डी है DR गाडगिल। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी आपको बताया है ऑप्शन ए और डी में से हो सकता है। यहाँ पर भी नेशनल इनकम की बात हो रही है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था, फर्स्ट इनकम कमेटी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग है, और इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए दादा भाई नौरोजी ने फर्स्टली 1876 में एस्टीमेट वैल्यू लगाई थी, मतलब एक तरह से नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्टली कैलकुलेट करी थी। और इन्होंने कैलकुलेट किस बिहाफ पर करी थी? एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बिहाफ पर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, एग्जामिनर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर ट्रेड सेक्टर। नेशनल इनकम से 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ये तो खैर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है टेरिटरी सेक्टर, बोले तो सर्विस सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, IT सेक्टर हो गया। अराउंड 55% की जो हमारी इनकम है वो डिपेंड करती है सर्विस सेक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर 14 इंडियन बैंक नेशनलाइज्ड इन। 14 इंडियन बैंक को नेशनलाइज कब करा गया था? ऑप्शन है 1967, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1971। देखिए फर्स्ट टाइम जब नेशनलाइज करा गया था तो ईयर कौन सा था? 1969। और बैंकिंग के अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसमें डेट भी पूछ ली जाती है, 19 जुलाई 1969। और जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर नेशनलाइज करा गया था 14 बैंक को, कैपिटल कितना रखा गया था? 50 करोड़ का। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और जो सेकंड टाइम नेशनलाइज हुआ था, मतलब सेकंड फेज था, वो था 15 अप्रैल 1980।
तो यहाँ पर 6 प्राइवेट बैंक को किया गया था, और यहाँ पब्लिक बैंक बोले तो गवर्नमेंट बैंक को, सॉरी 14 बैंक, और यहाँ 6 प्राइवेट बैंक को, और यहाँ पर मिनिमम कैपिटल कितना था 200 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नबार्ड स्टैंड्स फॉर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन डी है नेशन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है और कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, नेशन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड कब आया था फंक्शनिंग में, 12 जुलाई 1982, और ये एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी आरआरबीज होते हैं। आरआरबी क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। अच्छा एक चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नबार्ड के हेड कौन है। हेड क्वार्टर तो इसका मुंबई में है, तो आपने मुझे हेड बताने हैं कि नबार्ड के हेड कौन है राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ए है एट विच पब्लिक बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, क्या उसको हम बैंक रेट कहते हैं। ऑप्शन बी है एट विच पब्लिक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, ये तो खैर नहीं होगा। ऑप्शन सी एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, एंड ऑप्शन डी है एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर एक दो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कंफ्यूज करने वाला है, वैसे इजी है। और चलिए होपफुली अब तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो टर्म आपने सुनी होगी, एक होती है रेपो रेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेपो रेट, और एक होता है बैंक रेट। और इन दोनों की डेफिनेशन में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस क्यों नहीं है थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए कोई भी बैंक है XYZ, यहाँ पर कोई भी बैंक ले लो, देना बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, और इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर आरबीआई से लोन लेते हैं, ध्यान से समझना, शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोन लेते हैं और उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट लगाता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। सिंपल वे में अगर हम डेफिनेशन समझें, अगर यहाँ पर कोई भी बैंक लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन ले आरबीआई से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बस यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस को आपने ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हॉट मनी। अब हॉट मनी क्या होता है। ऑप्शन ए है FII, बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद है ऑप्शन बी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी है ADR बोले तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऑप्शन डी है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो हॉट मनी क्या होती है बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसको हॉट मनी क्यों कहा जाता है, देखिए जब भी कोई देश ग्रो कर रहा होता है, मान लो कि यहाँ पर दो एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया और चाइना, ठीक है। अब हमारा प्यारा भारत बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मान लो 12% के हिसाब से हमारी GDP चल रही है, और इन फ्यूचर चले भी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर इतना अच्छा हमारी GDP ग्रो करती है, तो डेफिनेटली जो चाइना में जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में चले आएंगे। और ये एक तरह से क्या होता है, मतलब हॉट मनी, जहाँ पर ज़्यादा फायदा दिखा उस कंट्री में शिफ्ट हो लो, तो इसको हम क्या कह देते हैं, हॉट मनी। और इसको FII को हम क्या कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ऑथराइज्ड टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखिए 1 रुपीज़ का नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं, इसको इशू करा जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी होते हैं उनके साइन होते हैं 1 रुपीज़ नोट पर एंड कॉइन्स पर, जितने भी कॉइन्स मिंट करे जाते हैं हमारे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी मीन्स। ऑप्शन ए है कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। ऑप्शन बी है कंज्यूमर हैव द पावर टू मैनेज द इकोनॉमी। ऑप्शन सी है कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन डी है कंज्यूमर गुड्स आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। अब यहाँ पर इसको आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हों, बहुत सारे बायर्स हों विद होमोजीनियस प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, जो भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी है, इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नरसिम्हा कमेटी जो 1991 में आई थी, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि LPG रिफॉर्म्स भी
इसी समय में आए थे। ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स प्रपोज्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 4-tier hierarchy ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी है 3-tier hierarchy ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है 2-tier hierarchy ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। एंड ऑप्शन डी है यूनिफाइड कंट्रोल बाय द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4-tier hierarchy ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। और मैं अगेन आपको कहूँगा इकनॉमी फॉर ऑल के जो सेशंस हैं उनको ज़रूर देखिए। अगर आपकी इकनॉमी वीक है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सेशंस में जो सर ने करवाया हुआ है, जो टॉपिक्स करवाए हुए वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इन केस इस सेशन से आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।